एसबीआई का पुराना नाम क्या था? कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई का पुराना नाम बेटा आईबीआई था। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से हमने नाम चेंज किए थे एसबीआई। हाईकोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से दी जाएगी? बेटा एक बात बताइए, सबसे पहले तो कोई फंड से दी जाएगी। अब फंड किसका होगा, सेंटर का या स्टेट का? अच्छा एक बात बताइए, हाई कोर्ट किसका होता है, सेंटर के लिए सर्व करता है कि स्टेट के लिए सर्व करता है? स्टेट के लिए सर्व करता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, स्टेट के लिए स्टेट सर्व का कोई करता एक है। फंड होगा, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। भारत का सबसे लेटेस्ट यूनेस्को साइट अभी इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो आपको केवल यही याद रखना है, मराठा मिलिट्री जी। लैंडस्केप। ये भारत का 44वां साइट है। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो, ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो, उसे कहा जाएगा सबसोनिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में हो, उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो, उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। चलो ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिए। ग्रैंड स्लैम, कोई तो ऐसा होगा नहीं जिसको ग्रैंड स्लैम ना पता हो। ठीक है बेटा, ग्रैंड स्लैम में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम हमने देखा हुआ था, यही था। अफवाह, या इसे यू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। आपको बताना है यूएस ओपन, हाथ खड़ा करना है, कौन से ग्राउंड पे खेला जाता है? यूएस ओपन। अच्छा एक बात बताइए, ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, टेनिस जहां पर खेला जाता है उस ग्राउंड को क्या कहा जाता है? कोर्ट। अब आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन कौन से मैदान में खेला जाता है, कौन से कोर्ट में? 1 2 3 4। और बाकी लोग बेटा? क्यों बेटा प्रिंस? अपन तो पढ़ ही नहीं रहे। क्या है आंसर बेटा? हार्ड कोर्ट। ये याद रखना है। ये बार बार मैं इसमें इसलिए फोकस करवा रहा हूं, सबसे कॉमन क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ऊपर ग्रैंड स्लैम होता है। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, टॉप 3 स्पोर्ट्स मैंने बता दिए। उसके बाद तो बेटा जो भी न्यूज में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा चीज रिएक्ट करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां खेला जाता है? हार्ड कोर्ट, यानी कि पहला और आखिरी दोनों हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, मतलब मट्टी पर। और अपना इकलौता जो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन। मैंने आपको बताया था सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम क्या हो जाएगा? विंबलडन। ईयर कौन सा था? 1877। सबसे लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 1805 नहीं बेटा, 1905। आपको बताना है कि मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर का नाम, जिसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है। चलो कितने जीता है वो मैं बता देता हूं, 24। आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक डी जोकोविच, ये स्पेलिंग है। डी लगता है जोकोविच, और विच में भी सी एच नहीं लगता, सिर्फ सी लगता है। क्या लग जाएगा? जोकोविक। तो आपको ये चीज याद रखनी थी। चलो ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया, मर्द गायब हो गया, तो फीमेल होगी कोई। क्या नाम था उसका? उसका नाम क्या था? फीमेल का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया से थी, मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम हो जाएगा? मार्गरेट कोर्ट। मार्गेरिटा या मार्गरेट समथिंग ऐसा कोई कोर्ट था। आपको याद है, उसके नाम में ही कोर्ट है। और उसने भी कितने टाइटल जीती है? 24। तो दोनों अगर आ जाए तो दोनों आंसर सही होगा, ए एंड बी बोथ। ग्रैंड स्लैम में आपको इतना मिनिमम याद रखना है। चलो ये तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया था कि आपका ये जो अफवाह है, इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सी गर्ल ने जीती है? मेडिसन कीज। ठीक है। फ्रेंच ओपन कौन जीता? कोको गॉफ। मैंने बोला था बेटा, फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद क्या खाते हैं? मीठा। मीठा मतलब चॉकलेट। चॉकलेट किससे बनती है? कोको से। विंबलडन कौन जीता? ईगा स्वीटेक। विंबलडन के नाम में ही डॉन आ रहा है, डॉन को कैसे लोग पसंद है। चलेगा, हो गया है। ऑस्ट्रेलियन आपका लास्ट हो जाएगा बेटा, अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन कौन जीता इस साल? एरीना साबालेंका। एरीना साबालेंका। देखो बेटा, बार बार ये मेरा नहीं होना चाहिए, ये आपका पार्ट है कि आप रिकॉल करो। हमने जो जो कर लिया है उसके ऊपर तो कम से कम क्वेश्चन मत छोड़ो।
चलो ये हो गया फीमेल। अब बचे हैं मेल्स। मेल्स तो सबसे आसान है बेटा, 3 तो एक ही आदमी ने जीता है। आपको केवल इस साल यही याद रखना है फ्रेंच ओपन कौन जीता है, बाकी 3 अदर सेम हो जाएंगे। फ्रेंच ओपन कौन जीता था? कार्लोस, कार्लोस अल्काराज। तो आप ये याद कर लीजिए, फ्रेंच फ्राइज खाने काहे से जाएंगे? कार से जाएंगे। बात खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा, अब 3 के तीनों जो है वो आदमी सेम होने वाला है। आदमी कौन हो जाएगा? जेनिक सीनर, पहला वाला, तीसरा वाला और आखिरी वाला। अगर बेटा वो फ्रेंच भी जीत जाता तो आपके लिए करंट अफेयर याद रखना और आसान हो जाता। लेकिन क्या है, फिर भी आसानी से फ्रेंच फ्राइज खाने किससे जाएंगे? कार से। तो कार्लोस अल्काराज। कार्लोस कौन से कंट्री से है? स्पेन। और आपका जेनिक सीनर? जेनिक सीनर कौन से कंट्री से है? बेटा एक बात बताइए, सीनर मतलब पापी, इटली। ठीक है, अगर आपकी कोई इडली खा लेगा आपसे बिना पूछे तो पापी इंसान कहलाएगा। बस आप ऐसे याद कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिलहाल आज का फर्स्ट न्यूज देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये वाला पार्ट हमने शायद पॉलिटी में देख रखा है, मुझे याद नहीं है यहां मैंने पढ़ाया है कि नहीं। अगर नहीं भी पढ़ाया होगा तो करंट अफेयर में कवर हो गया। ठीक है, इंडिया का जो ये आपके लोकपाल होते हैं, उन्होंने नया मोटो रिसेंटली अडॉप्ट किया है। तो लोकपाल का नया मोटो क्या है? सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है आपका ये नया मोटो। क्या हो जाएगा? एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन। सबसे पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज लोकपाल। लोकपाल इज अ पोस्ट जो करप्शन को एक्सपोज करता है। तो भारत में करप्शन कम करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए कौन सा पोस्ट स्टेब्लिश किया गया है? लोकपाल। आपको याद है 2012-13 में हर जगह केवल अन्ना हजारे चला करता था। अन्ना हजारे हर जगह न्यूज में वही रहते थे। उसी के कारण ये वाली पोस्ट क्रिएट की गई थी। उन्होंने बोला था भारत में एक ऐसा पद होना चाहिए जो करप्शन को एक्सपोज करेगा, नेता लोग जो करप्ट है उनको एक्सपोज करेगा। तो याद रखिएगा लोकपाल। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि करप्शन के लिए ये जो लोकपाल पद स्टेब्लिश किया गया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम हो जाएगा ओम्बड्समैन। एक बात बताइए, बैंकिंग के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ओम्बड्समैन तो चिल्लर होना चाहिए। आरबीआई में बैंक से रिलेटेड अगर आप कोई भी घपला हो रहा है, आपके साथ बैंक अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, लंच टाइम जबरदस्ती चले जा रहे हैं, अगर आपको उनके खिलाफ कंप्लेंट करना है तो आरबीआई में कहां करते हो? ओम्बड्समैन। अलग से एक साइट होता है। तो ये कोई आपके लिए नया शब्द नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये बहुत ईजी है। और आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इतना तो कुछ लोग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा लोकपाल का? ओम्बड्समैन। अब एक मिसकंसेप्शन बता देता हूं, आधे से ज्यादा लोगों को लगता है लोकपाल एक सिंगल व्यक्ति होता है, गलत। वैसे तो लोकपाल जब भी न्यूज पढ़ोगे केवल एक आदमी का नाम मेंशन किया जाता है। अभी कौन है? ए एम खानविलकर। अभी कौन हो जाएगा? ए एम खानविलकर। आप अजय मानिक राव खानविलकर लिखो या ए एम खानविलकर लिखो, चल जाएगा। मैं बोलूंगा ए एम लिख लो, इजी हो जाएगा। ए एम खानविलकर अभी रिसेंट में आपके भारत के लोकपाल हो जाएंगे। बट याद रखना, लोकपाल एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं होती। लोकपाल बेटा 8 मेंबर की टोटल बॉडी होती है। इट इज अ बॉडी, या आप बोल सकते हो इट इज अ कमिटी, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 8। इतना चीज आपको लोकपाल का मिनिमम याद रखना चाहिए। फिर भी एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं मैं रेड कलर से, न्यू मोटो भूलिएगा मत, एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन। करप्शन से मुझे याद आया, करप्शन इंडेक्स में हमारा इंडिया का रैंक क्या है? 96। मतलब करप्शन ही करप्शन, पैसा ही पैसा, आपको ये याद रखना है। वैसे लोकपाल आपका यहां खत्म नहीं हो रहा है, 2 पेज और है। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, अभी तो लोकपाल स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्या पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, लोकपाल को अपॉइंट कौन करते हैं? कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्या पता आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लोकपाल अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? अब एक बात बताइए, अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसको देगा? अगर उसको रेजिग्नेशन देना ही है तो प्रेसिडेंट को देगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। क्या पता इसी साल के यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूं, 2025 के यूपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज 45। यानी कि अगर कोई इंसान 44 साल का है, लोकपाल नहीं बन सकता। मिनिमम एज क्या दी गई है? उसकी कम से कम एज होनी चाहिए 45। पक्का? और उसका आखिरी चीज जो आपको याद रखना चाहिए, टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, उसका टेन्योर यानी कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल। आपके ए एम खानविलकर आप देख सकते हैं 45 के ऊपर के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ठीक है बेटा, 50 के नहीं, 50 के ऊपर के लग रहे हैं वैसे वो। अगला देख लेते हैं। ये लोकपाल का आपका हो चुका है, सारा चीज तो बता दी। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, लोकपाल मैंने बताया था, अन्ना हजारे कब न्यूज में चल रहे थे बेटा? 2012-13 में।
तो अलग से एक लोकपाल के लिए हमने एक्ट पास किया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2023, 2013, भूलना मत। अच्छा एक चीज इसमें आई है, लोकपाल के साथ साथ एक नया वर्ड आपको मिला, लोकायुक्त। लोकायुक्त कुछ और नहीं है, लोकपाल का ही स्टेट लेवल पे नाम हो जाता है। मतलब लोकपाल बेटा किसके लिए काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसका नाम क्या हो जाएगा, लोकायुक्त। मतलब हर एक राज्य में एक लोकायुक्त होता है, जो वहां का स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र में अगर कोई स्टेट का हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई इंसान ने करप्शन किया, कुछ किया, तो उसको इन्वेस्टिगेट पहले कौन करेगा, लोकायुक्त। पक्का समझ में आ रहा है। और अगर पीएम करप्शन कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स करप्शन कर रहे हैं, उसके लिए कौन है, लोकपाल। कंफर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकपाल स्टेट का कोई मिनिस्टर का केस नहीं ले सकता, ले सकता है। पक्का समझ में आ रहा है। तो आपको याद रखना है लोकपाल का एक्ट कौन सा हो जाएगा, 2013। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भारत में पहली बार रिकमेंड किया था कि भारत में एक लोकपाल नाम का पोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल रिकमेंड किया था। आपको ये याद रखना है, उसका नाम हो जाएगा अशोक कुमार सेन। क्या नाम हो जाएगा, अशोक कुमार सेन। ऐसे क्वेश्चन बेटा बैकग्राउंड में मल्टी लाइनर में आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग का सबसे कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, कमिटीज के ऊपर। सबसे कॉमन क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था बैंक के ऊपर, पता है क्या क्वेश्चन आया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम किसी को पता है, क्या नाम था, एसबीआई का पुराना नाम क्या था, एसबीआई का पुराना नाम क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई का पुराना नाम बेटा आईबीआई था, क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से हमने नाम चेंज किए थे एसबीआई। मतलब हमने बोले थे इंपीरियल, उस समय नाम इसलिए रखा गया था, इंपीरियल मतलब शाही, क्वीन राज करती थी 1921 के आसपास, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो हमने बोले थे कुछ अच्छा नाम होना चाहिए, तो एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसका नामकरण चेंज किया जाए। एसबीआई नाम पता है किसने किया था, गोरेवाला कमेटी ने। किसने, गोरेवाला कमेटी। और ये आपके बैंक का पार्ट पहले बन चुका है। ये बैंकिंग में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वाला कोई भूलेगा नहीं कि भारत में लोकपाल होना चाहिए। किस व्यक्ति ने बोला था, अशोक कुमार सेन। डन। लोकपाल में मैंने पहले ही बता दिया टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 8। 8 में भी ब्रेक डाउन किया हूं, करना है करो, नहीं करना है आप स्किप कर सकते हो। 4 ज्यूडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और 4 नॉन ज्यूडिशियल मेंबर्स। ज्यूडिशियल, जिन लोगों ने पॉलिटी किया है उसको पता होगा, ज्यूडिशियल का मतलब क्या होता है, कोर्ट से रिलेटेड, या तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बंदे होने चाहिए। एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो लोकपाल को अपॉइंट करती है, ये स्किप कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, पीएम। डन। सिलेक्शन कमेटी बताएगी कि भारत का लोकपाल कौन होगा, और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, पीएम। पक्का। सिलेक्शन कमेटी एक अलग से बॉडी है जो नाम रिकमेंड करती है, ठीक है। बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, लोकपाल जो आपका पोस्ट है, इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट या स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है वो बता देता हूं, ऐसी पोस्ट जो भारत में आपके बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने, उस पोस्ट को क्या कहा जाएगा, स्टैट्यूटरी पोस्ट। और एक आपका दूसरा एक और पोस्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या बॉडी। हम किस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे, जिसका अलग से संविधान के अंदर एक आर्टिकल है। जैसे आपका पीएम, पीएम का आर्टिकल क्या है, 75। मतलब वो कौन सी पोस्ट हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और ये कौन सी पोस्ट है, स्टैट्यूटरी पोस्ट। क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लोकपाल को अपॉइंट कौन करता था, प्रेसिडेंट। तो बताइए अपना रेजिग्नेशन वो किसको देगा, प्रेसिडेंट। और अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट। क्लियर। तो लोकपाल हमने देख लिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने लोकपाल स्टेब्लिश किया। नॉर्मल सी बात है, वहां पर लोकपाल नहीं कहते, वहां पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओम्बड्समैन। वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री जिसने ओम्बड्समैन ऑफिस को स्टेब्लिश किया था, ये आपका आज का होमवर्क है। आज का सेकंड न्यूज, रिसेंटली बेटा, ये जहां जहां 23 है वो 25 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ 25 वाला है, लेटेस्ट वाला। रिसेंटली जस्टिस रामचंद्र राव ने अपॉइंट किया गया है उसको चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के हाई कोर्ट में एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। मेरा मुद्दा चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का बताने का नहीं है, आपके एग्जाम में चीफ जस्टिस पे नहीं पूछेगा, लेकिन इसके कारण हाई कोर्ट न्यूज में आ गया है, तो हो सकता है हाई कोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे भी आपको ये याद रखना ही है, वैसे रिसेंट में त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, लिख लो। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे आपके, आर.सी. राव, ठीक है। उनको ओथ किसने दिलाया, ओथ दिलाया गया है बेटा इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी कौन हो जाएंगे, त्रिपुरा के गवर्नर। तो ये भी आज आपको भूलना नहीं है। इससे आपको एक चीज नोटिस किया कि
हाई कोर्ट के जजेस हो या चीफ जस्टिस हो, उसको ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर, ना कि राष्ट्रपति। अपॉइंट कौन है? राष्ट्रपति। ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। और आपके वहां पर सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम मानिक शाह। कहां के? त्रिपुरा के। अब नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, तो इसी साल 2025 में ही आसाम के जो हाईकोर्ट है, अच्छा आसाम का हाईकोर्ट का बेंच कहां पर है? गुवाहाटी, कैपिटल सिटी में नहीं है, लिख लेना। आसाम का हाईकोर्ट का बेंच कहां हो जाएगा? गुवाहाटी। अच्छा, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का अभी चीफ जस्टिस कौन है? आशुतोष कुमार। बस ये एक लौता याद कर लीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य आपके कवर हो गए। दो चीफ जस्टिस बताया हूं, एक आसाम और एक त्रिपुरा। बस अब इसके बाद हम हाईकोर्ट के बेसिक्स देख लेंगे, हाईकोर्ट होता क्या है। अब हाईकोर्ट के बारे में छोटा सा देख लीजिए, आपके एग्जाम में हाईकोर्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, हाईकोर्ट किस पार्ट में मेंशन किया गया है? पार्ट 6। दूसरा क्वेश्चन पूछने का क्या होता है? हाईकोर्ट के आर्टिकल कहां से लेके कहां तक, उनकी रेंज क्या होती है? 214 से 231। तीसरा, स्टेट का बेटा सबसे बड़ा कोर्ट क्या कहलाता है? स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट होता है, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद भारत में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25। भारत का सबसे लेटेस्ट या लास्ट हाई कोर्ट कौन सा था? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। कब बनाया गया था? 2019 में। नाम क्या था? अमरावती। अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट। ये भारत का सबसे लेटेस्ट या लास्ट हाई कोर्ट था, 2019 में बनाया गया था। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट बताइए कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट। कब बनाया गया था? 1862। अब याद रखिएगा, अभी हमने क्या देखा? भारत में अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। या चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ओथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर। गवर्नर। अभी मैंने बताया था त्रिपुरा का गवर्नर कौन है? ये है आपकी मम्मोरी। त्रिपुरा का गवर्नर अपने को माहिती नहीं है। कौन है बेटा? इंद्रसेन रेड्डी। भूलना नहीं है। आप लोग ऐसे कैसे भूल सकते हो बेटा? गवर्नर आपको बताइए, मैं नहीं बोल रहा 28 के 28 राज्य के गवर्नर याद रखो। अरे लेकिन कम से कम करंट अफेयर में जो गवर्नर मैंने अभी बताया वो तो मत भूलो। अभी के अभी अपन भूल गए, एग्जाम 6 महीने बाद है। अगर 5 मिनट में अपन डेटा भूल रहे हैं तो 6 महीने तक कैसे याद रहेगा? बेटा थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को किया करो। चलो ठीक है, मैंने अभी बताया था जजेस को या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो है उनको कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है? याद रख लीजिए, 217 लिख लीजिएगा। आर्टिकल 217 के तहत हम किसको अपॉइंट करते हैं? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और आर्टिकल 214 भी याद रख लो, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। बस दो ही आर्टिकल बताए, 214 हाई कोर्ट और 217 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। बाकी छोड़ दो। पहला हाईकोर्ट और आखिरी हाईकोर्ट भी बता दिया हूं। चलो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के 4 हाईकोर्ट बता देते हैं। पहला हाईकोर्ट कौन सा था? कोलकाता। दूसरा बॉम्बे। तीसरा मद्रास। और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। तो स्टार्टिंग के चारों, हाँ ये स्टार्टिंग के 3 हाईकोर्ट, तीन के तीनों 1862 में स्टेब्लिश किए गए थे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट 1866। डन। ये आपको इसलिए बताया हूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन केस अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलो एक बहुत यूनिक चीज बताता हूं, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से दी जाएगी? हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। बेटा एक बात बताइए, सबसे पहले तो कोई फंड से दी जाएगी। अब फंड किसका होगा? सेंटर का या स्टेट का? अच्छा एक बात बताइए, हाई कोर्ट किसका होता है? सेंटर के लिए सर्व करता है कि स्टेट के लिए सर्व करता है? स्टेट के लिए सर्व करता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, स्टेट का कोई एक फंड होगा, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये याद रखिएगा, लिख लीजिए CFS। यहां से जजेस की सैलरी दी जाती है हाई कोर्ट के। अगर क्वेश्चन मैं पूछता सुप्रीम कोर्ट का जज, अब बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज किसके लिए सर्व कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब इंडिया के लिए। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहां से दी जाएगी? CFI। याद रखना, इसका आर्टिकल भी पूछेगा। CFI का कौन सा है? 266। जिसने ये अगली बार याद रख लिया बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बताया हूं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? 266। और जिसको आर्टिकल यानी नहीं पता, संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? 390
पाए, इतना तो भूलना नहीं है। 395 में अभी हमने 266 देखा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला, हाई कोर्ट की सैलरी जजेस की कहां से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन पेंशन यहां से दिया जाता है। यही चीज लोग गलत करते हैं, ये चीज मैं यूनिक बताना चाहूंगा। जजेस की पेंशन कहां से दी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब लोग बोलेंगे साला सैलरी स्टेट से क्यों और पेंशन इंडिया से क्यों। एक बात बताइए, स्टेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप कोई इंसान पर्टिकुलर स्टेट, एक इंसान पता है आपको किसी पर्टिकुलर हाईकोर्ट का जज नहीं रहता, अलग अलग हाईकोर्ट्स में जाके सर्व करता है, तो अलग अलग राज्य के लोग उसको सैलरी देते हैं। ये समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान हो सकता है, वो अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, कल मद्रास का बन जाएगा, परसों बॉम्बे का बन जाएगा, उसके बाद आसाम का बन जाएगा, हो सकता है अपने पूरे लाइफ टाइम में 5-6 राज्य में जाएगा। तो मतलब ये उसकी सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी हुई, जिस राज्य में वो सर्व कर रहा है। बट एक बात बताइए, पूरा लाइफ उसने किसी एक ही स्टेट पे सर्व किया है क्या, नहीं किया है ना। मतलब वो ऑल ओवर इंडिया घूम घूम के सर्व किया है। तो जब वो रिटायर हो जाता है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी पेंशन देगी। पक्का समझ में आ रहा है। अगला देख लेंगे, थर्ड न्यूज आज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जस्ट थोड़ा डिटेल में लाया गया है, कुछ चीजें स्किप करने वाला रहेगा, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है। हमने ये पहले ही एक वन लाइनर देख चुका था कि भारत का 44th यूनेस्को साइट, भारत का सबसे लेटेस्ट यूनेस्को साइट अभी इंक्लूड किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। तो आपको केवल यही याद रखना है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये भारत का 44वां साइट है। आपको पता है इसके अंदर टोटल 11 फोर्ट्स, कितने फोर्ट्स, 11 किलो को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको देखो ये जिंजी फोर्ट दिख रहा होगा। जिंजी फोर्ट कहां आता है, क्वेश्चन इस बार हो सकता है। लोगों को लगता है क्या मंदबुद्धि वाला क्वेश्चन है, अब हम किले याद करेंगे क्या, हजारों किले हैं। आपको एक ही किला याद रखना है, सबसे यूनिक किला जिंजी फोर्ट। आपका कहां आ जाएगा जिंजी फोर्ट, बेटा ये आपका आता है तमिलनाडु में। तो ये जिंजी फोर्ट जो है ना, यही इस 44वें साइट का पार्ट है। अब आपका ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इसके अंदर टोटल कितने फोर्ट्स थे, 11 फोर्ट्स। 11 फोर्ट में 10 फोर्ट यानी कि 10 किले महाराष्ट्र में है, एक लौता किला आपका तमिलनाडु में है, जो आपको याद करना है, जिंजी फोर्ट। पक्का समझ में आ गया। एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है ना बेटा, मराठा इस बार हो सकता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा द बेसिक्स ऑफ मराठा एम्पायर, देख के रख लो, मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन है, मराठा एम्पायर का क्रोनोलॉजिकल किंग्स के ऑर्डर देख लो, क्योंकि न्यूज में अभी चल रहा है तो आपको देखना चाहिए। बहुत रेयर केस में होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो रेयर मोमेंट इस साल हो सकता है कि बेटा इस बार करंट अफेयर में चल रहा है, हो सकता है पूछ ले। वैसे भी आपकी अभी जो केंद्र सरकार अपनी मोदी जी की है, वो हमेशा बार बार इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुगल्स को हटाओ, एनसीईआरटी से हटा दिए। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री अब पूछी जाएगी, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा, सारा चीज को हटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, ग्लोबली भारत का रैंक बताइए, यूनेस्को साइट में कौन से नंबर पे भारत स्टैंड करता है, पोजीशन क्या है, 6th नंबर। इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड का भारत 6वें नंबर का देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट है। पक्का समझ में आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ यूनेस्को साइट हमारा ग्लोबली कौन सा रैंक है, 6। लेकिन अगर पूछा एशिया में बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हमारे से आगे सिर्फ एक देश है, वो है चाइना, ये लिखा हुआ है। चाइना के पास टोटल कितनी साइट है, 58। तो बेटा चाइना की टॉप 2 कंट्रीज बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट हो जाएगा चाइना पूरे एशिया में, और दूसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया के पास कितने हैं, 44। डन। और अगर पूछेगा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट किसके पास है, इटली। वर्ल्ड में टॉप मारा है इटली ने, कितने साइट्स है, 59। आपको बेटा अगड़म बगड़म आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से जैसा जैसा क्वेश्चन बन सकता है सारा चीज दिया जा चुका है। यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो छूटना नहीं चाहिए। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वैसे तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी देख के रख लो कि 10 फोर्ट जो महाराष्ट्र में, उसमें 1-2 फोर्ट, लोहगढ़, राजगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, सब में गड़गड़ लगा हुआ है। ठीक है, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, और कुछ में दुर्ग लगा हुआ है, देखो स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग। समझ में आ गया। एक बार सिर्फ रीड करके रख लोगे ना तो याद रहेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि उन लोग आपके साथ मजाक कर देंगे, बोलेंगे बताओ 11 फोर्ट इंक्लूड किया गया है, कौन सा फोर्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही होगा, भारत का 44वां साइड बताओ, क्या हो जाएगा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। या क्वेश्चन पूछेगा बताइए 43rd कौन सा था, ये बेटा सेकंड लेटेस्ट है,
मोइडम, क्या नाम हो जाएगा? मोइडम। हाँ, आपको पता है ये मोइडम कहाँ है? आसाम में, लिख लीजिएगा। तो सबसे दो लेटेस्ट साइट मैंने बता दिया। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि यूनेस्को की भारत का फर्स्ट यूनेस्को साइट का नाम बता दीजिए। फर्स्ट यूनेस्को साइट 1983 में इंक्लूड किया गया था, और वो कोई एक नहीं था, टोटल चार थे। एक था अजंता केव्स, एक है एलोरा केव्स, मतलब दो तो गुफा हो गई। एक हो गया आगरा फोर्ट। फोर्ट फोर्ट न्यूज कॉमन हो सकता है, ये याद रख लीजिएगा, आगरा फोर्ट। और दूसरा हो जाएगा आगरा में क्या है? ताजमहल। ये चार की चारों साइट्स कब इंक्लूड की गई थी? 1983। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अब, अगर ये हो गया हो तो। ठीक है। यूनेस्को के बारे में आपको क्या करना है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है हेडक्वार्टर के ऊपर? हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? पेरिस में। हेड कौन हो जाएगी? ऑड्रे अजोले। ये ऑर्डर आप देख सकती है, ऑड्रे अजोले। थोड़ा टेंशन ले ली है लगता है। ठीक है, तो आपको टेंशन, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है बेटा। अभी सोच रहे होंगे यूनेस्को की न्यूज खत्म क्यों नहीं हो रही है, ओ माय गॉड मैं याद रख पाऊंगा कि नहीं। ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, याद हो जाएगा। हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। बाकी इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज करनी है, वो ये कि यूनेस्को का बेटा साउथ एशिया का ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? साउथ एशिया के लिए दिल्ली। दिल्ली में। ठीक है। और टोटल यूनेस्को के मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 194। 194। नोटिस करो, यूएनओ के टोटल कितने मेंबर है? कौन बताएगा? 193। भूलना नहीं है। इसका सीधा मतलब है दुनिया में कितने देश हैं? 193 देश हैं। हम कैसे कंसीडर करते हैं कितने देश है? यूएनओ के जितने मेंबर है उतने ही देश है। ऑफिशियल कंट्रीज 193 है पूरी दुनिया में। वैसे तो 260 से ज्यादा है, लेकिन यूएनओ के जितने मेंबर्स है वो आपके ऑफिशियल आंकड़ा रहेगा। अब आएगा आपका चौथा न्यूज। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के बेटा एक आपका मिसाइल टेस्ट किया है। उस मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र अस्त्रा मिसाइल। MK2। पूरा नाम क्या हो जाएगा? अस्त्र। MK का फुल फॉर्म हो जाएगा मार्क। अस्त्र मार्क 2। ये एक मिसाइल है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है। कई बार डिफेंस की न्यूज आपको पूछ ली जाती है, तो आपको ये वाली मिसाइल भूलना नहीं है। नाम क्या हो जाएगा? अस्त्र मार्क 2। अस्त्र आपका कौन सा वर्ड है? संस्कृत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वेपन। तो आपके मिसाइल का नाम क्या हो गया? वेपन। वेपन मार्क 2। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए ये जो हमने सक्सेसफुली मिसाइल का टेस्ट किया है, किस एयरक्राफ्ट से छोड़ा गया है? सुखोई 30। सुखोई 30 से हमने ये मिसाइल को टेस्ट किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अस्त्र मार्क 2 को बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। किसके लिए बनाया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। अच्छा, आपको पता है इस मिसाइल को क्या कहा जा रहा है? बीवी राम। क्या कहा जा रहा है? बीवी राम। बीवी राम का फुल फॉर्म लाया हूं, ये देखो फुल फॉर्म यहां है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बेटा मिसाइल दो तरह का होता है। एक ऐसा जो हवा से ही छोड़ दिया जाए, मतलब इसको हम कहां से छोड़ेंगे? किसी एयरक्राफ्ट से अभी छोड़ेंगे, से मतलब हवा से छोड़ेंगे, हवा में ब्लास्ट हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? एयर टू एयर मिसाइल। एक मिसाइल होती है जो हम जमीन से छोड़ते हैं, उसको कहा जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये दो तरह के मिसाइल्स आपके होते हैं। अब याद रखिएगा, आखिरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है बेटा मिसाइल की रेंज। कि अस्त्र मार्क 2 का रेंज बताओ क्या है? नाम में ही क्या आ रहा है बेटा? 2। मतलब इसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी? 200 किलोमीटर्स। अब उसकी रेंज क्या है? 160 से 200 किलोमीटर्स। ये याद रखना है। मार्क 1 की रेंज क्या थी? मार्क 1 की रेंज थी 110 किलोमीटर। नॉर्मल सी बात है, एडवांस्ड वर्जन है, मतलब रेंज बढ़ा दिए होंगे हमने। तो आपको इतना चीज याद रखना है। चलो एक काम करते हैं, और इसकी स्पीड याद रखना। अस्त्र 2 की स्पीड क्या हो जाएगी? 4.5 मैक। अब मैं बता देता हूं व्हाट इज मैक। पहले इतना लिख लो, फिर बताऊंगा मैक क्या होता है। आज थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड एक दो टर्मिनोलॉजी आपको पता चली होगी। एक टर्मिनोलॉजी क्या थी? सैम। सैम क्या सरफेस टू बोलते एयर हैं? मिसाइल। सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल, उसी को सैम कहा जाता है। और एक है बेटा रैम। रैम या राम। ठीक है। एक होता है, नहीं, एक होता है सैम, एक होता है आम। आम मतलब एयर टू एयर एयर टू मिसाइल, एयर एक होता है मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल। आम साम। एक चीज और बताना चाहूंगा मैक के बारे में, मैं जो बता रहा था, मिसाइल अगर स्पीड, मिसाइल की जो स्पीड होती है ना बेटा, उसको मैक कहा जाता है। मिसाइल की स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मैक। अब स्पीड के बेसिस में तीन तरह के मिसाइल होते हैं। एक होता है बेटा सबसोनिक, ये लिख लीजिएगा। एक होता है बेटा सुपरसोनिक, और एक होता है बेटा हाइपरसोनिक।
सबसे कठिन क्वेश्चन, अगर ये आपको मतलब ही नहीं पता तो आप अस्त्र 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले तो देख लो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में फर्क क्या है। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो, ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से कम हो उसे कहा जाएगा सबसोनिक मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में हो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। पक्का 3 तरह की मिसाइल होती है, मैंने आपको बता दिया। मैक का मतलब क्या है, स्पीड का यूनिट। एक आखिरी चीज, 1 मैक मतलब कितना स्पीड, ये भी तो पता होना चाहिए। 1 मैक इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 किलोमीटर प्रति घंटा, kmph। बस ये याद रखना है। कहीं कहीं इसको 1 2 3 5 भी लिखा जाता है, या तो 4 या तो 5, 1 किलोमीटर इधर उधर, ठीक है। इतनी चीजें बेटा आपको कम से कम याद रखना है। अच्छा, मिसाइल की बात कर रहे हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात ना हो, कौन बताएगा मुझे? हाथ खड़ा करना है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल में एपीजे देखो अब्दुल ये कलाम। सबको पता है। कौन है मिसाइल मैन बेटा? ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है चलो पता। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। आप मुझे बताइए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? चलो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बताइए और चाय लेके जाइए सबको। बेटा अभी टी पार्टी, टी पार्टी से याद आया, बोस्टन पार्टी, बोस्टन टी पार्टी पता है क्या है? सबको पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। वैसे छोड़ो, अभी हम बात कर रहे थे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। दैट किसी को भी नहीं मालूम। ऑनलाइन बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटा मम्मा को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, उससे वैसे हाइट बढ़ती है। वैसे ठीक है, आपको मैं बता देता हूं। क्या था आपका, पूछा क्या था मैंने? हाँ, K-Sivan लिख लीजिएगा, आपके इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। चलो आपका एक होमवर्क दे देता हूं, रॉकेट वुमन आपको लाना है। रॉकेट वुमन भारत में किसे टैग दिया गया है? डन। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अब। अस्त्र के बारे में सारा चीज हो चुका है, ये सारा चीज डन डन डन, बीबी राम वगैरह सब हो गया। आपकी आज की आखिरी न्यूज है, 5वीं न्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने बेटा रिसेंटली डिक्लेयर किया है गणेश उत्सव को एज ए स्टेट फेस्टिवल। अब मैं बताता हूं इसका हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या आ सकता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन कई बार होते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बार गणेश उत्सव पब्लिकली हमने भारत में मनाना कब से चालू किए गए हैं। वैसे ये आपके लोकमान्य तिलक, इसी को बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, इन्हीं का निकनेम है लायन ऑफ महाराष्ट्र। लायन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये व्यक्ति है जिन्होंने पब्लिक प्लेसेस में गणपति जी बैठाना और गणपति जी की पूजा करना हमने पब्लिकली चालू किया गया था 1893 से। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अच्छा एक और चीज, छत्रपति शिवाजी उत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव हमने मनाना चालू किया है 1896 में। यही कहीं कहीं आपको डेट दी गई है 1895। वैसे तो मोस्टली एक्सेप्टेड 1895 होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 96 भी दिया हुआ है। दोनों एक साथ आपको नहीं दिया जाएगा। पक्का आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। किससे रिलेटेड? लोकमान्य तिलक से रिलेटेड। एक और चीज बताना चाहूंगा, लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ था बेटा 1856 में। आखिरी चीज, इनका निकनेम क्या था लोकमान्य तिलक का? लायन ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। 3 फादर आपको अभी बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ द नेशन, मतलब भारत के फादर किसे कहा गया है? महात्मा गांधी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, अब सबसे पहले लोग बोलेंगे सर रिनाइसेंस म्हणजे काय? मी तुम्हाला सांगतोय रिनायसेन्स म्हणजे रिव्होल्यूशन, रिनायसेन्स म्हणजे रिव्होल्यूशन। अब अर्धे लोग मला अजून विचारणार, मला पूछणार, जाने दो बेटा मराठी छोड़ो। मतलब आपको रिनाइसेंस का मतलब बता देता हूं। वैसे तो मतलब होता है बेटा, भारत में ये जो बदलाव लाया गया था, पहले आपको पता है भारत में सती प्रथा होता था, अगर पति मर जाए तो बीवी को भी मारो। सती प्रथा मतलब उसके साथ साथ जिंदा जला देते थे। ये पहला बंदा था आपके राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। इन्हीं के कारण भारत में सती प्रथा बैन हुआ था 1829 में, भूलिएगा मत। 1829 को भारत से सती प्रथा बैन कर दिए थे हमने, यानी किसी भी गर्ल को उनके हस्बैंड के साथ
ठीक है ना, सारा चीज नहीं किया जाएगा, उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता था उनकी बॉडी को। अच्छा एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा लोकमान्य तिलक से रिलेटेड, वैसे इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आपके एग्जाम का पता है क्वेश्चन क्या बनता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लोकमान्य तिलक को टैग किसने दिया था, वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन नाम तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी एक अलग अलग से मूवी बन रही है ऑपरेशन वैलेंटाइन, आपके शाहिद कपूर। डन। अच्छा इनका अपना खुद का न्यूज़पेपर था, दो न्यूज़पेपर था इनका, एक था केसरी, ये मराठी में था, इनका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी था मराठा, मराठा मराठी में नहीं था, ये याद रखना, मराठा किस में था बेटा, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इनके दो न्यूज़पेपर हैं, ये आपका सामने देखो बेटा न्यूज़पेपर भी डाल के रखिए, केसरी मराठा। अच्छा आपको अभी यहां पर पता चल गया फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस राजा राम मोहन रॉय। एक चीज मैंने बताना भूल गया, भारत में जो सती बैन किया गया था वो किसने बैन किया था, उस समय का गवर्नर जनरल भारत का कौन था, विलियम बेंटिक, भूलना नहीं है, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, क्या है बेटा, विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं फिलहाल। 5 न्यूज आपकी आज हो गई, स्किप कर सकते हैं वैसे तो, सिर्फ एक ही चीज करो इस पूरे पेज में, एक ही चीज करो, 2024 में आसाम ने बेटा अपना स्टेट फूड डिक्लेयर किया है, काजी नीमू, भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला मैंने लाइन क्यों लाई है, ये वाली स्लाइड क्यों लाई है, क्योंकि महाराष्ट्र ने अपना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है, तो क्या कोई और स्टेट है जिसने अपना स्टेट सिंबल रिप्लेस किया हो, तो आपको बस एक याद रखना है, आसाम वाला सबसे लेटेस्ट है, बाकी सब पुराना है, ये स्किप कर दो। अच्छा महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र का एनिमल भूलना मत, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल क्या है, इंडियन जायंट स्क्वायरल, इसको कोई तो बेटा वही नहीं, नहीं ताई, खारू ताई। ठीक है बेटा, खारू ताई बोलते हैं इसको। अच्छा स्क्वीरल आपको पता है ना क्या होता है, वो हिंदी में गिलहरी। अच्छा कोई मुझे बताएगा महाराष्ट्र का स्टेट बटरफ्लाई क्या है, ब्लू मॉर्मॉन, ये आपको दिख रहा है, ये महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है। चलो स्टेट बटरफ्लाई हटा दो, ये आपको लिख के दिया वहां, स्टेट बटरफ्लाई महाराष्ट्र का क्या है, ब्लू मॉर्मॉन। आपके लिए क्वेश्चन ये है बेटा, आप भारत देश में रह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आप भारत के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, आपको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, भारत का नेशनल बटरफ्लाई का नाम बताइए, नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, ऑरेंज ओकलीफ, ये है इंडिया की नेशनल बटरफ्लाई। चलो एक काम करते हैं, बटरफ्लाई आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा यकीन है कि आप मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको बताना है भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है, ये तो बताना चाहिए, हाथ खड़ा करना है। एलिफेंट एलिफेंट। भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल, हाँ बेटा लायन, वेरी गुड। हाँ बेटा और कोई, बेटा लायन, कम से कम टाइगर बोल देता, लायन कब से होने लग गया बेटा। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो टाइगर भी गलत है, नेशनल एनिमल नहीं पूछा मैं, नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या हो जाएगा, एलिफेंट। चलिए एक काम करिए, एलिफेंट से मुझे याद आया, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया था, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, भारत का संविधान किसने प्रिपेयर किया है। अगर कोई आंबेडकर बोला, एक व्यक्ति बनाएगा, वैसे तो आंबेडकर जी थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, भारत का संविधान किसने बनाया है, कौन बताएगा। ऑनलाइन बेटा देख लेते हैं कोई आंसर दे रहा है क्या, युक्ति, वेरी गुड। अब आपको आंसर बताना है, भारत का संविधान किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन। चलो एटलीस्ट आपने आसपास गए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब बेटा ये एक अलग से कमेटी थी। अच्छा आपको पता है क्या कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, पार्लियामेंट का प्रीडिसेसर। अच्छा ये वर्ड अगर किसी के लिए नया होगा, तो पार्लियामेंट आज जो काम कर रहा है, उस समय भारत जब 1950 के पहले पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपका बना कब, 1952 में बना ना, तो 1952 के पहले पार्लियामेंट का पूरा काम कौन करता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मतलब संविधान बनाया है, इसमें कम से कम 300 से ज्यादा सदस्य थे जिन्होंने मिलकर पूरा संविधान बनाया था। मेरा क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना एक सिक्का यानी स्टैंप मारा था, उसका सिंबल में कौन सा भारत का एनिमल, ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब कौन सा
एनिमल उनके सिंबल में था। समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? तो आंसर हो जाएगा आपका इट इज एलिफेंट। तो आपको भूलना नहीं है, हत्ती। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये अब आपका बहुत ही फेवरेट चीज चालू होने वाली है बेटा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। सब कुछ अब फटफट फटफट होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, हु डेवलप्ड सूर्या एआई प्लेटफॉर्म, सूर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू स्टडी द सन। आंसर क्या होना चाहिए? इट इज नासा। अब मैं बताता हूं इसरो क्यों बोले सबने बेटा, सूर्य मतलब हिंदी नाम, चलो इसरो मार देते हैं। ठीक है, नासा के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, नासा को स्टेब्लिश कब किया गया था? 1958। और हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूं, आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। पक्का? दूसरा चीज, अच्छा नासा से रिलेटेड कोई ये कैसे भूल सकता है, ट्रेल ब्लेजर, इनका भी एक मिशन था, ट्रेल ब्लेजर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेल ब्लेजर मिशन जिसको नासा ने लॉन्च किया, बताओ किसकी स्टडी करेगा? आंसर हो जाएगा मून। मून की स्टडी करने के लिए उन्होंने अभी एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेल ब्लेजर। पक्का? दूसरा चीज, इसरो का, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, इसरो का 100th मिशन का नाम बताइए। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है 100th मिशन, एनवीएस 02, भूलना नहीं। ये इसरो का 100वां मिशन है ये, या इसका सैटेलाइट का नाम है 100वां सैटेलाइट जो लॉन्च किया, सैटेलाइट का भी नाम यही है, मिशन का नाम भी यही है। और एनवीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेविगेशन सैटेलाइट। एनवी मतलब नेविगेशन, एस मतलब सैटेलाइट। पक्का? और यहां पर नाम में जाक्सा लिखा हुआ है, जाक्सा मतलब जापान का स्पेस स्पेस इंस्टीट्यूट। रॉसकॉस्मॉस क्या है? रशिया का स्पेस इंस्टीट्यूट या स्पेस एजेंसी। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। और ये नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका। नासा का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ जाएंगे फिर। अच्छा कोई मुझे बताएगा द स्टडी ऑफ सन क्या होता है? यहां पर लिखा है स्टडी ऑफ सन, तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाएगा? हेलियोलॉजी। भूलना मत, हेलियोलॉजी। यहां पे भी इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं, हेलियो का मतलब होता है लैटिन में सन, और लॉजी का मतलब होता है लैटिन में स्टडी। किसी के भी आखिरी में लॉजी लग जाए मतलब पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज की वो स्टडी है। जैसे स्टडी ऑफ ब्यूटी, किसी किसी को बेटा डर लगता है कि हम खूबसूरत हूं, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो याद रखना उसको कैलोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जाने दो, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इंपॉर्टेंट, हाँ आपके एक एग्जाम में पार्ट क्या बना था? एरिकनोलॉजी, ये है इंपॉर्टेंट। एरिकनोलॉजी आपको मैं बताना चाहूंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं ऐसे शब्द, ये आपके इंग्लिश का पार्ट है। एरिकनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्पाइडर, भूलना मत बेटा, स्पाइडरमैन देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, और एरेक्नो में, एरेक्नो का मतलब होता है लैटिन में स्पाइडर। आप कोई भी लॉजी देख रहे हो, कोई भी फोबिया दिख रहे हो, तो वो फर्स्ट वर्ड जो है ना, एक और चीज, सारे यूपीएससी के कैडेट्स पता है क्या करते हैं? एक नॉर्मन, लुइस नॉर्मन नाम एक बुक है, पता है किसी को? नहीं पता है? बहुत ज्यादा फेमस बुक है वो इंग्लिश का। उसके अंदर ना ये शब्द ऐसे तोड़ तोड़ के बताए जाते हैं ताकि आसान हो जाए, इजीली आप याद कर पाओ। जैसे एक सबसे फेमस फोबिया है रेनिडा फोबिया, क्या मैंने कभी बताया है? रेनिडा फोबिया, रेनिडा का मतलब लैटिन में होता है मेंढक, और फोबिया मतलब क्या हो जाएगा? डर। तो रेनिडा फोबिया मतलब मेंढक का डर। किसी को है यहां पर? किसी को डर नहीं लगता बेटा मेंढक से? मेरे को तो जमता ही नहीं वो मेंढक इंडक, बुक्की बुक्की मारूंगा ऐसा लगता है बेटा, कोई आजू बाजू दिखना नहीं चाहिए। एक छोड़ो अभी ये सब, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल किसने मारा है? एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है, सानिया नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन। मनु भाकर क्या खेलती है बेटा? शूटिंग। हरमनप्रीत सिंह तो बेटा मर्द हो गया, उसने फीमेल पूछा ही नहीं है, वैसे तो ठीक है। हरमनप्रीत सिंह आपके कौन है? हॉकी के कैप्टन है, टीम इंडिया के हॉकी के कैप्टन हो गए। बचा क्या? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, फेमस क्वेश्चन ऐसे भी होता है, आपको पता चला ये भी क्वेश्चन के अंदर ही डाल दिए कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 गोल्ड मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू। बताओ कौन से राज्य की है? मणिपुर। मणिपुर से मुझे याद आया, दिल ये जिद्दी है कौन सी मूवी थी?
मैरीकॉम, मैरीकॉम ने अपने पार्टनर को अभी ब्लफ किया था, ठीक है। सोच छोड़ो अभी, ये इतनी चीज याद कर लो। सानिया नेहवाल के बारे में एक चीज भूलना नहीं है, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिसने बैडमिंटन में मेडल जीता था ओलंपिक्स में जाके। फर्स्ट इंडियन हु वॉन मेडल्स इन बैडमिंटन इन द ओलंपिक्स, नाम हो जाएगा सानिया नेहवाल। मनु भाकर को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस चीज का? पोर्ट्स एंड शिपिंग मंत्रालय का, शिपिंग मिनिस्ट्री का, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है। हरमनप्रीत कौर 2024 का हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर इसको डिक्लेयर किया गया है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। जब मणिपुर में आग लगी थी तो मोदी भैया कुछ किए नहीं, जब मणिपुर में रेप केसेस पूरे बढ़ते जा रहे थे, लगातार लोगों को मारा जा रहा था, तब मोदी भैया गए नहीं। अभी इलेक्शन होने वाला था, मोदी भैया सोचे अपनी रैली कंडक्ट करने जाते हैं और लोगों को बोलेंगे तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारा सब कुछ रुकवा दूंगा। रुकना रुकवाने की तो बाद में बात है, अंदर आने ही नहीं दे, बोले भगा भगा के मारेंगे। हालांकि वो बाद में गए, लेकिन बहुत बीजेपी से वहां की सारी जनता चिढ़ती है। वो उन लोगों ने एक बताया था ना, कोई रेसलर था यूएफसी में गया, भाई साहब गोल्ड मेडल मारता है, और गोल्ड मेडल जब उसको पूछा जाता है आपने गोल्ड मेडल लाइफ में कभी जीता ही नहीं था, टॉप 5 तक नहीं गया था, सीधा गोल्ड मेडल जीत के आ गया। उसको पूछा जाए कि आपका मोटिवेशन क्या था, आपने गोल्ड मेडल कैसे जीता, तो सबसे पहले रो के साइड में हटाता है और रिक्वेस्ट करता है मोदी को कि भैया मणिपुर का कांड रुकवा दो। मणिपुर में इतना कियोस, इतना डिसऑर्डर और इतनी सारी चीजें चल रही है, हमारी माँ बेटियों को मारा जा रहा है, आप भैया वहां प्रेसिडेंशियल रूल लागू नहीं कर रहे हो, आप भैया वहां मार्शल लॉ लागू नहीं कर रहे हो, आप भैया वहां अफपा लागू नहीं कर रहे हो, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1955 1956 जो भी है, 58 55 होना चाहिए मोस्टली, वहां अफपा लागू कर देते अफपा। तो ये सारी चीजें कंट्रोल कर ही नहीं रहते हमारे। बाकी तो हम मोदी के भक्त हैं, बस ऐसे छोटी मोटी चीजें वो लोग मिस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फिलहाल अभी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई पावर्ड बैंक को लॉन्च किसने कंट्री ने किया है? मलेशिया ने। तो आपको ये याद रखना है, उस बैंक का नाम हो जाएगा राइट बैंक, RYT। अभी मैंने बताया था एसबीआई का पुराना नाम IBI, एसबीआई का नाम कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? गोरा वाला कमिटी। चलो एक काम करते हैं, बैंकों का बाप किसे कहा जाता है? RBI। भारत में RBI होना चाहिए, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमिटी, भूलना नहीं, हिल्टन यंग कमिटी। और बेटा स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, मिल्टन मत लिख देना, मिल्टन म्हणजे तुम्हारी बॉटल का कंपनी, ठीक है। अच्छा, नाम में आपके तीसरे ऑप्शन में क्या है? हिंदुस्तान बैंक, दुस्तान बैंक नहीं, हिंदुस्तान बैंक भारत की पहली बैंक है, 1870 में स्टेब्लिश किया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक भारत की पहली बैंक है जिसको किसी इंडियन ने स्टेब्लिश किया था। हिंदुस्तान बैंक को तो बेटा ब्रिटिशर्स ने स्टेब्लिश किया था, तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक स्टेब्लिश्ड बाय इंडियन। पंजाब नेशनल बैंक का मुझे कोई बताएगा टैगलाइन क्या है? बैंकिंग की प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं? अब हाथ उठेगा कि नहीं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पंजाब नेशनल बैंक, बेटा टैगलाइन मैंने होमवर्क दिया था, सारे टैगलाइंस पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। वैसे हम बताना चाहेंगे, पंजाब नेशनल बैंक द नेम यू कैन बैंक अपॉन, लिख लीजिए इसका टैगलाइन क्या हो जाएगा? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, यू कैन बैंक अपॉन। अच्छा, इसका मतलब कोई बताएगा? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा नाम जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बैंक अपॉन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? वल्लाह रे वल्लाह वल्लाह। बेटा आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के हमको ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। बेटा दिमाग चल गया, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। थोड़ा लेट बत्ती जली, लेकिन चलो बेटा, क्या हो जाएगा? प्योर प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एक आखिरी चीज, बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, बेटा नाम में ही इंडिया आ रहा है। इंडियंस कैसे होते हैं? रिलेशनशिप। बेटा आप पूछ के तो देखो पता किधर है, घर तक छोड़ के आते हैं तुरंत। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ठीक है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलो, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जिसको लॉन्च किसने किया है? IIM ने, ठीक है, IIMD। वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा, IIMD।
इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये एक इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। उसमें बेटा टॉप किसने मारा है? आंसर हो जाएगा ज्यूरिक सिटी ने। स्मार्ट सिटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी का टैग मिला है। कहां की है सबसे स्मार्टेस्ट कंपनी, सॉरी कंट्री कौन सी हो जाती है? स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है स्मार्ट सिटी पूरे वर्ल्ड की। अच्छा, पूछा जाएगा भारत की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी कौन सी डिक्लेयर किया गया? दिल्ली। ये है इंडिया की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी। ठीक है, इसका रैंक क्या हो जाएगा? 108। दूसरे नंबर पे स्मार्टेस्ट सिटी में मुंबई है। तो इंडिया की टॉप 2 सिटीज मैंने बता दिया, दिल्ली और मुंबई। याद रखने का तरीका, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बोलते डीएम मी, डी से दिल्ली, एम से मुंबई। कोपेनहेगन लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप मारा है। लिवेबिलिटी इंडेक्स, लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब रहने योग्य शहर। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा शहर कोपेनहेगन को डिक्लेयर किया गया है। मतलब आप वहां पर आसानी से रह सकते हो, ना आपको गुंडागर्दी मिलेगी, ना आपको करप्शन मिलेगा ज्यादा, ना कुछ। यानी इजीली आप वहां रह सकते हो, आपको पोल्यूशन फ्री, यानी बहुत सारे उसके पैरामीटर होते हैं। अच्छा, कोपेनहेगन किसका कैपिटल है? डेनमार्क, भूलना नहीं है, डेनमार्क का कैपिटल है। डन। न्यू वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, कोई मुझे बताएगा एनडीबी क्या है? ये तो हमने पिछले हफ्ते ही कवर किया था। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? ब्रिक्स का, भूलना नहीं है। अपना ब्रिक्स का खुद का बैंक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, मुझे बताइए ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है? ब्राजील में है बेटा। इन 5 कंट्री, देखो एक बात बताओ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 में सबसे मेजर इकोनॉमी कौन सी है? चाइना। चाइना से बड़ी इकोनॉमी किसी की नहीं है, तो चाइना में ही है। चाइना का कैपिटल क्या है? वहां नहीं है, उसके अंदर है शांघाई में, भूलना मत। तो शांघाई में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है और ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। एनडीबी का न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर, किसे डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेटा संजय मल्होत्रा। कौन है आपके? ये आरबीआई के गवर्नर हो गए। अजय बांगा कौन हो गए? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके हेड हो गए, डायरेक्टर। मासातो कांदा, कांदा मतलब प्याज, ठीक है बेटा, लेकिन ये अलग, ये वो वाला प्याज नहीं है। अब देखिए मासातो कांदा कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट है। बचा क्या? राजीव रंजन, भूलना नहीं है। ये आपके हो जाएंगे बेटा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ब्रिक्स के टोटल कितने मेंबर है? 10। मुझे बस एक बात बताना चाहूंगा, 10वां मेंबर है इंडोनेशिया, भूलना नहीं है, सबसे लेटेस्ट मेंबर। और 9th मेंबर था ईरान। तो दोनों लेटेस्ट मेंबर याद रख लीजिए, 9th और 10th। मैं आपको पता है ये बार बार न्यूज कराता हूं, 2 चीजें बताना चाहूंगा। ब्रिक्स के ऊपर इस साल का एनडीए का क्वेश्चन था कि ब्रिक्स की पहली मीटिंग कहां हुई थी? आंसर था रशिया, भूलना नहीं है। आंसर कहां हुआ था? रशिया। पहली ही मीटिंग 2009 में हुई थी, कहां हुई थी? रशिया। उस समय इसके टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे, शुरुआत के 4 लेटर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। मतलब ये 5वां जो है साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है, भूलना मत। 5वां मेंबर कब ऐड हुआ था? 2010। पहली मीटिंग कब हुई थी? 2009। कहां हुई थी? रशिया। तो एनडीए का जो क्वेश्चन था ना, उन्होंने गलत स्टेटमेंट डाल के रखा था कि पहली मीटिंग ब्राजील में हुई। ब्राजील में नहीं हुआ था, कहां हुआ था? रशिया। अब आ जाते हैं फाइड चेस वर्ल्ड कप। अब देखो सबसे पहले इसमें किसकी बात की जा रही है? चेस वर्ल्ड कप। चेस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कौन करता है? फाइड। फाइड क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। मतलब फाइड के अंदर आप सोच रहे होंगे ना सी आया ना समझ में आ रहे हैं, बट उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार होता है, एवरी 2 ईयर में एक बार होता है। इस साल बेटा आपका कराया जा रहा है गोवा में। डन। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, फर्स्ट चेस वर्ल्ड कप 2000 में कंडक्ट कराया गया था। और पहला ही चेस वर्ल्ड कप कौन जीता था? विश्वनाथन आनंद, मतलब एक इंडियन ने जीता था। और भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर है, भूलना नहीं है। आपका होमवर्क ये है, इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। बेटा वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट
वर्ल्ड चेस चैंपियन है, मैंने बोला है यंग ग्रैंड मास्टर। चलो हो गया। अगला, नेशनल आयुर्वेद डे भारत में पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है बेटा, सितंबर 23। 15 को क्या मनाते हैं, इंजीनियर्स डे या डेमोक्रेसी डे। 21 को आज क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। और आज ही के दिन बेटा वर्ल्ड वाइफ डे भी है, मतलब पत्नी दिवस। सोच के देखो दोनों कितना अपोजिट है, या तो पीस या तो मतलब मैं बस इतना बता रहा हूं, या तो पीस होगा या तो नहीं, मतलब अरे बेटा चलो ठीक है। फिलहाल 29 को इसी साल आपका सितंबर में 29 को हार्ट डे रहता है क्या। अरे मतलब जब पीसफुल लाइफ चल रही होती है, वो एक क्वेश्चन आ जाता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते बेटा, वही चीजें खत्म हो जाती है। मतलब करे तो करे क्या। चलो ठीक है, ये सारा चीज आपका बहुत अच्छे से बता दिया गया है। आपका एक होमवर्क दे देते हैं। एड्स डे तो बेटा सबको ही पता होगा। बेटा एक बात बताइए, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम एड्स के साथ एसोसिएट करते हैं। एक बॉक्स होता है ना आपका, फर्स्ट एड, तो तारीख तो फर्स्ट ही हो गई। और बेटा किसी को भी एड्स हुआ मतलब जीवन का अंत, अंत मतलब अंतिम महीना, अंतिम महीना कौन सा है, समझ में आ गया ना, कितना आसान था। फर्स्ट एड, एड मतलब फर्स्ट तारीख हो गई और दिसंबर। डन, इतना हो गया हो, आगे बढ़ते हैं। लिथुएनिया का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा, कमला पसंद तो है नहीं, ये वैसे कमला प्रसाद है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा बेटा, चलो रियुगी 9, बस इतना याद रख लो, रियुगी 9। एक चीज और, कीर स्टारमर कौन है, ब्रिटेन का पीएम। ज्यूडिथ उलूका नहीं, तुलुका। ज्यूडिथ तुलुका कहां का पीएम है, होमवर्क, ज्यूडिथ तुलुका। और कमला प्रसाद बेटा टोबैगो, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहां के आपके पीएम हो जाएंगे, ठीक है, कमला प्रसाद। अच्छा, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी तो चेंज हुए हैं। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन, भूलना नहीं है, सीपी राधाकृष्णन। आपको मल्टीलाइनर में पूछ लिया जाएगा कि अपॉइंटमेंट के पहले ये कौन से राज्य के गवर्नर थे, आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे आखिरी बार। और इसके पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट किसने रिजाइन दिया है, जगदीप धनखड़, वो थे राजस्थान के। लेकिन जब उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था तो वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। बेटा ये दोनों चीज नहीं भूलनी है, मल्टी लाइनर में ऐसी चीजें टफ लगती है। जगदीप धनखड़ कहां के गवर्नर थे, वेस्ट बंगाल। और आपके सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र। लेकिन जगदीप धनखड़ कहां के थे, राजस्थान, थे राजस्थान के। आपको नियम पता होना चाहिए, गवर्नर किसी भी राज्य का हो तो वो उस राज्य में पैदा नहीं होता, वो किसी और राज्य का होता है, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, सोच लो, सीपी राधाकृष्णन कौन से स्टेट के, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड आपका रहेगा। चलो अगला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नारी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, नारी रिपोर्ट। नारी रिपोर्ट में बताया गया है हमारी जो नारी है वो सबसे सेफ कहां है, कौन से सिटी, मतलब द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन से, लाइक वुमेन्स के लिए, ठीक है। इंडिया का मोस्ट सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन्स, आंसर क्या लग रहा है, कोपेनहेगन। बेटा इंडिया नहीं होगा, अच्छा अच्छा, आंसर हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा किसका कैपिटल है, नागालैंड। मैं बताना चाहूं बेटा ये ना सिर्फ पेपर में है, कोहिमा वैसे देखा जाए तो सही बात है, वैसे कोहिमा मतलब नागालैंड की महिलाएं बड़ी डेंजर होती है, वहां साला खतरनाक खतरे में पुरुष है, मतलब ऐसा होना चाहिए। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स नागालैंड मतलब उसके लिए गए थे, उन लोग वहां की कुछ पुलिस भर्ती या आर्मी आर्मी के लिए कुछ उनका गया हुआ था कोहिमा। तो कोहिमा गए थे तो बोले सर वो कोयता और गड़ास लेके चलती है वहां की लड़कियां। मेरे को ऐसे लग रहा था, और सीधा मतलब वो जा रहे थे और एक लेक था बाजू में और बोले वहां भैंसे को काट रही है लड़की। मैं सोच रहा हूं बचर आपने देखा होगा, काटने के लिए अलग से पुरुष होते हैं। बोले वहां पर आपने देखा होगा ठेले वाला होता है, ठेला वाली नहीं होती, वहां पर ठेला ढकलने के लिए लड़कियां होती है। मतलब साला पुरुष घर में खाना बना रहे हैं और महिला साला बाहर घूम रही है। ये कहाँ का है, नागालैंड का कल्चर है। नागालैंड में बेटा आपने सुना होगा पान वाला, वहां पान वाली होती है तो ठीक है, मतलब ये साले छोड़ दो। फिलहाल आपको ये याद रखना है, नारी रिपोर्ट का पहले फुल फॉर्म देख लो, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी।
तो इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट सिटी वुमेन्स के लिए कौन सी हो गई? कोहिमा। और सबसे अनसेफेस्ट यानी सबसे अनसेफ सिटी है पटना। मतलब है तो है ना, आपको बस ये याद रखना है। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन किसका कैपिटल हो जाएगा? डेनमार्क, वेरी गुड। और लंदन किसका कैपिटल हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, और लंदन कौन से इंडेक्स में टॉप मारा है? ट्रैफिक इंडेक्स में। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां है? लंदन। और ट्रैफिक इंडेक्स में आपका बेंगलोर। इंडिया में कौन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आपकी वर्स्ट ट्रैफिक कहां होता है बेटा? बेंगलुरु में। ठीक है, टॉप 3 सिटीज में पुणे भी आता है। यानी सबसे वर्स्ट ट्रैफिक। आप एक बार जाके देखिए, आप गाड़ी चलाओ बेटा, मट्टी ऐसे लग जाती है, सीधे छप जाती है। आज सुबह मेरा ध्यान नहीं था, वहां मैं मट्टी झड़ाया नहीं, मेरा लेक्चर था, मैं अंदर गया और मट्टी लगी हुई है। बोले सर आपका पेंट। मैं देखा पूरी मट्टी अलग ही चिपक गई थी बेटा। तो ये बस यहाँ का। अच्छा, वैसे ये मट्टी कहाँ आ जाती है? आप वाघोली साइड आइए, वहां 3-3 स्टोन क्रशर लगा। मुझे लग रहा है अलाउड कैसे किए? इतना पॉल्यूशन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन जिसकी कोई हद नहीं। तुम अगर वहां से जाओ बेटा, सर्दी तुरंत हो जाएगी। तो मतलब नाक वाक पूरा बांध के जाना पड़ता है, आंख वाक के अंदर 3-3 चश्मा पहनना पड़ता है। मतलब जाने दीजिए, आपका चश्मा तो वर्क ही नहीं करेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं। विच फेस्टिवल बिगिंस स्नोफॉल? देखो मैं बताना चाहूंगा कौन सा फेस्टिवल है जो पहली स्नोफॉल, स्नोफॉल मतलब बेटा वो बर्फ वाली बारिश, लद्दाख में पहली बर्फ की बारिश के साथ ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका, एक बात बताइए, बर्फ कौन से कलर का होता है? सफेद। सफेद मतलब कौन सा कलर होना चाहिए? गोरू। तो आप याद रखना, गोरू फेस्टिवल कहां मनाया गया है? लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल बेटा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फेस्टिवल के ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए। वैसे आप याद क्या कर सकते हो, नाम में ही अरुण आ रहा है, अरुण इज अ लूजर, लूजर मतलब लोसर, ऐसे आप याद रख सकते हो। लोसर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? अरुण। हेमिस आपका फिर से लद्दाख। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क कहां है बेटा? लद्दाख में। एक तीर दो निशाने, हेमिस नेशनल पार्क भी है, हेमिस आपका फेस्टिवल भी है। आखिरी हरेली फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और अगर पूछा जाए हरेला, हरेली थोड़ा फीमेल साउंड कर रहा है, हरेला थोड़ा मेल वाला साउंड कर रहा है, तो याद रखना उत्तराखंड। ठीक है, ई की मात्रा की जगह आ की मात्रा हो जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा बेटा, अलग जगह है वो। ठीक है, दो अलग अलग फेस्टिवल है, मैंने बता दिया। मैंने तो 100 बार बताया, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार। हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड। अभी देखा आपने, वहां की नारी सबसे, मतलब सबसे ज्यादा सेफ होती है, मतलब सबसे सेफेस्ट सिटी। अच्छा, एक और चीज, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, बट अगर प्रीफिक्स लग जाए पक्के पागा, कहां? तमिलनाडु बेटा, कम से कम नॉर्थ ईस्ट ना। हॉर्नबिल बेटा नॉर्थ ईस्ट में, ये बर्ड का नाम है और ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर से बता रहा हूं, पक्के पागा, अगर पक्के पागा लग जाए हॉर्नबिल में तो कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण इज अ लूजर, लॉसर। अगला आ जाएगा इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस। मेरे को ना गट फीलिंग आ रही है इस बार बेटा, आपके एग्जाम्स में बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने आपको याद है मैंने इस बार क्या क्या प्रेडिक्ट किया था, आपके हिस्ट्री में क्या क्या आ सकता है? एक मैंने बोला था चोलास पे आएगा, क्योंकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदल दिए। पहले तो अभी लिख के बता देता हूं, CISF, CISF का ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या हो जाएगा? राजा आदित्य चोलन। ये बताया था। एनडीए का पेपर खोल लो, इस पे क्वेश्चन आके चला गया, चोला के ऊपर मल्टीलाइनर क्वेश्चन आके गया। दूसरा मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि दो नए साइट्स आपके हरियाणा में डिस्कवर किए गए हैं, दो नए साइट्स। मैंने बोला था इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार आपको एनडीए में देखने को मिला। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा डंका बजता है, आप लोग भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे पढ़ाया जा रहा है। अब मैंने आपको पता है क्यों बोला था जैनिज्म बुद्धिज्म पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है? आपकी 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई है, तो इस साल आपकी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज 11 है। भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई? 11। पहले कितनी थी? 6। नई कितनी ऐड हो गई? 5। अब नई 5 लैंग्वेजेस में 5 की पांचों लैंग्वेजेस बता रहा हूं, याद रखने का तरीका क्या है? मैप ऑफ बंगाल। मैप ऑफ बंगाल मतलब एक भाषा तो बेटा बंगाली हो गई, एम से हो गया मराठी, ए से हो गया एसएमीज,
पी से हो गया पाली, पी से हो गया प्रकृत। ये आपको याद रखना है। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एम से मराठी, ए से आसामीज, पी से प्रकृत, पी से पाली और बी से बंगाली, मैप ऑफ बंगाल। तो टोटल आपके कितने क्लासिकल लैंग्वेज हो गए? 11। और अब मैं बताना चाहूंगा, मैंने क्यों बोला था जैनिज्म बुद्धिज्म पे आने के चांसेस हैं। ये जो मैंने 2 भाषा बताया, एक है प्रकृत, एक है पाली। ये है पाली। पाली भाषा में बेटा बुद्धिस्ट के पूरे टेक्स्ट लिखे गए हैं। यानी बुद्धिस्ट की जितनी भी रिलीजियस बुक्स है कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली। और अगर पूछा जाएगा जैनिज्म की कौन सी भाषा में लिखी गई है? प्रकृत। प्रकृत या अर्ध प्रकृत कहा जाता है। इसी भाषा में आपके जैन के जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है वो पाए जाएंगे। वैसे ये एक लौता रीजन नहीं था जो मैंने बोला है, इस बार आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म पे क्वेश्चन फंसेगा। दूसरा क्या था? भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम बताइए कौन सा? भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां ओपन किया गया है? पुणे में। भूलना नहीं है। वेरी गुड बेटा, इसलिए बोलता हूं ऑफलाइन अटेंड किया करो आप आधे से ज्यादा। हाँ, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम पुणे में ओपन किया गया है और वो डेडिकेट किया गया है जैनिज्म को। तो आपका जैनिज्म इसलिए भी न्यूज में चल रहा है। जैन में टोटल कितने तीर्थंकार थे? 24। याद रखना, जैन के मॉन्क्स को ही तीर्थंकार कहा जाता है। वर्ड ऑफ द डे जिसको नहीं पता, जैन मॉन्क्स यानी साधु, वहां पर तीर्थंकार कहा जाता है उन्हें। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन में टोटल कितने तीर्थंकार है? 24। और 24 में आखिरी सबसे फेमस जैन के जो तीर्थंकार थे वो महावीरा थे। ठीक है, जिसको आप महावीर सुना होगा। चलो अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड का बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज। चलिए एक बात बताना चाहेंगे, हमेशा बेटा अपडेटेड रहिए। पुराना अगर किसी को पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का नेवल एक्सरसाइज क्या है, जो लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ते वो लोग टिक करेंगे इसको। वर्ल्ड की प्रीवियसली ये थी। अगर पहले क्वेश्चन पूछता आज से 1 साल पहले तो आंसर रिम्पैक होता। लेकिन आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जुलाई स्टॉर्म। किसने कंडक्ट किया है? रशिया ने, यहीं लिखा गया है। पक्का? तो बेटा अपडेटेड रहिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आपका आया आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में ना स्टेडफास्ट भी आया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ये स्टेडफास्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, बताओ कौन कंडक्ट करवाता है? आंसर क्या होगा? नेटो। पक्का? अच्छा, कौन मुझे बताएगा नेटो का आपका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? मैं बार बार हेडक्वार्टर पे फोकस इसलिए कराता हूं कि क्वेश्चन होता है इस साल का। अगेन फिर से, अभी मैं एनडीए का इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एनडीए की एग्जाम 1 हफ्ते पहले हुई है। इस साल का पता है एनडीए का क्वेश्चन क्या था? डब्ल्यू, कोई ने देख के आया है क्या? आपने देखा है क्या? आपने एग्जाम दिया है क्या? वेरी गुड। तो डब्ल्यूएमओ का बेटा हेडक्वार्टर कहां है? मैंने हमेशा बोला है वर्ल्ड आ जाए कोई भी रहने दो, सीधे जेनेवा जाना है। स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम का क्वेश्चन था। अब एक बात बताता हूं, एग्जाम्पल, वर्ल्ड मेटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड चर्च काउंसिल स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड चर्च काउंसिल स्विट्जरलैंड। अगर नाम में वर्ल्ड दिख जाए तो कहां जाना है? स्विट्जरलैंड। तो बेटा हमेशा बार बार कहा जा रहा है कि बेटा कोई भी एग्जाम रहने दो, क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। एक और चीज मैंने हमेशा बोला है, किसी भी चीज को 100 साल होता है, 50 साल होता है, 25 साल होता है, 150 साल होता है, क्वेश्चन आता है। इस साल का एनडीए का फिर से क्वेश्चन बता देता हूं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको 150 साल हुआ? आईएमओ। अब वहां डेली पढ़ाता हूं, इंडियन था ये वाला क्वेश्चन। एक और चीज बताना चाहूंगा, इस साल हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन पूछा गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्वेश्चन पूछा था, किसने लॉन्च किया था? मैं बोल रहा हूं ये गोली मारो इसको, मैं बताता हूं क्वेश्चन क्यों पूछे। ये क्वेश्चन क्यों आया इस साल? बेटा इसको 100 साल हुआ है 2025 में। 1925 में लॉन्च हुआ था और ये वहां मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। लास्ट मोमेंट में अगर आपको कुछ करना है तो 3 4 5 चीजें बोला, ये पढ़ के जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट जो हम बनाते हैं खुद से, उसका ये क्वेश्चन फंस गया था। तो क्वेश्चन भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि साला कहां पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस टीचर के साथ पढ़ रहे हो। हमारा काम यहां है सारी चीजों को आसान करके आपके हाथ में देना। आपका काम है बेटा जो डेटा मिल रहा है उसको अच्छे से करना। अभी मैं एनडीए डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम आने दो, देखने दो। इस साल का कुछ लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लास्ट इसमें मेंस वगैरह कुछ दिया था, वहां पर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिला था, सूर्य किरण एक्सरसाइज कहां से है। वहां पर एग्जाम आपको डायरेक्ट देखने मिला था, पर्टिकुलर किसी समिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। हमेशा समिट डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर G7 समिट कहां हुआ, G20 समिट कहां हुआ, कोप 27 कहां हुआ, कोप 30 कहां हुआ, यही सब तो हमेशा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं।
चलिए ठीक है, अगला वाला देख लेंगे। 17th मेंस एशिया क्रिकेट कप किसने होस्ट किया? कौन कर रहा है? अरे अभी चल रहा है ना, पाकिस्तान वालों को भड़ा भड़ दिए कनपट पे। आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आता, सबसे घनघोर बेइज्जती अगर किसी की होती है ना बेटा, वो पाकिस्तान की होती है। चलो मैच हार गए, वो वाली बेइज्जती छोड़ दो, लेकिन मैच हारने के बाद एक स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, साला आके हमसे हाथ नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया, हम बॉयकॉट करते हैं, एशिया कप हमको नहीं खेलना है, हम घर जा रहे हैं। वहां से रेफरी आता है, बोलता है थोड़ा बेटा इधर से आओ। वो कैप्टन आता है, बोलता है चलो ठीक है, हमको लेना देना नहीं है, आप घर जाना चाहते हो घर जाओ, लेकिन $6 million आप फाइन दे दो और चले जाओ। बोले पैसा तो नहीं है, बोले चलो फिर खेलो। फिर बेटा उन लोगों को खेलना ही पड़ा। तो मतलब बेइज्जती अलग हो गई उनकी, एक मैच हार के, और दूसरी हो गई पैसा भी नहीं था। मतलब वो यहाँ खेलने आए हैं फ्री में। आपको पता है कि नहीं, कई बार लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ बजट के कारण उनके टाइमली पेमेंट भी नहीं होते, लेकिन वो सोचते हैं, वो उनका मन करता होगा, जब मेरे को हमारे बोर्ड वाले पैसे नहीं दे रहे तो क्यों खेलूं। फिर उनका दूसरा दिमाग बोलता होगा वैसे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, चलो बेटा घूम के आते हैं। तो आप याद रखना है, फिलहाल यूएई क्या कर रहा है इस साल का? एशिया कप होस्ट कर रहा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, 2026 अगले साल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, कहां होगा? हर बार बताता हूं, कहां होगा? लॉस एंजलिस। इट इज, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, भूलना नहीं है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2030 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा, एक आधा स्किप करके। तो आपको ये भी नहीं भूलना है बेटा, पीएस क्या हो जाएगा? पोर्चुगल और स्पेन, भूलना नहीं है। पहले से ही डिसाइड हो चुका है अगला दो, इवन 2034 भी डिसाइड हो गया फीफा वर्ल्ड कप, ये होगा बेटा सऊदी अरेबिया। डन। मैंने तीन के तीनों फीफा वर्ल्ड कप 2034 तक की न्यूज अभी से कवर हो गई बेटा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 2000 आपको बेटा इसी साल पास होके निकल जाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसने माइनिंग टूरिज्म स्टार्ट किया है, आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। मतलब बेटा अगर कोई टूरिस्ट को कोयले की खान देखनी है, जाओ बेटा देख लो और मर जाओ। मतलब ऐसा हो जाएगा अगर गलती से भैया गए और घुस गया अंदर। तो अच्छा, मुझे माइनिंग टूरिज्म से याद आया, भारत का पहला राज्य जिसने जेल टूरिज्म स्टार्ट किया था। जेल टूरिज्म मतलब आपको पूरा मौका दिया जा रहा था गुंडे लोगों से मिलने का, लेकिन गारंटी इसकी नहीं होगी, गुंडा ने पता चला जब कनपट पे कनपट दिया तो बेटा उसकी गारंटी नहीं है। महाराष्ट्र ने चालू किया था कौन सा टूरिज्म? जेल टूरिज्म। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जेल में जाने का नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं। जैसे आपको राज्य सरकार बुलाएगी महाराष्ट्र की कि आओ, लेकिन आप नहीं जाना। और मैं बताना चाहूंगा, साला जेल टूरिज्म चालू तो हुआ हुआ, लेकिन कहां हुआ? पुणे में। पुणे में भी कहां? यरवड़ा। ठीक है, पता चला जेल का कैदी आपके ऊपर कूद गया, सोचो बेटा, फिर डिफेंसिव आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको कभी कभी बेटा थोड़ा कराटे क्लास लगाना चाहिए। कैसे हैं वो बेटा आप? सब बढ़िया चल रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है कुछ। अच्छा, यूपी ने क्या चालू किया था? भारत का पहला राज्य जिसने बेटा नाइट सफारी चालू किया। ठीक है, नाइट सफारी। अच्छा याद रखना, नाइट सफारी भारत में कोई भी राज्य क्यों चालू नहीं करता बेटा। आप मान लो आप नाइट सफारी में घूमने गए हो जंगल में, अरे अंधेरे में आपको नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं है कि चीता को भी नहीं दिखेगा। पता चला चीता आपके ऊपर कूद गया, तो बेटा नाइट सफारी चालू करना अपने आप में खतरनाक चीज है। तो भारत का पहला राज्य यूपी। यूपी वाले वैसे भी टेंशन नहीं थे, मर गया हटा दो सालों को। आपने अभी देखा होगा जितने लोग कुंभ के मेले में जितनी डेथ होती जा रही थी वो बता ही नहीं रहे, असल में डेथ हो रही है 250, 2.5 लोग मरे। अरे 2.5 कैसे मर सकते हैं भैया? ये भी इनका अलग चलता है। चलो ठीक है, अब आपकी आखिरी न्यूज है बेटा। एसएसबी मतलब आपका एनडीए वाला एसएसबी नहीं है बेटा, ये दूसरा वाला एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल किसे घोषित किया गया है, किसे बनाया गया है? ठीक है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा दलजीत सिंह चौधरी आपके हो जाएंगे बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर। ज्ञानेंद्र प्रताप आपके हो जाएंगे बेटा सीआईएसएफ के डायरेक्टर। आरएस भट्टी और संजय सिंघाल, इसका आंसर हो जाएगा संजय सिंघाल। ठीक है, आरएस भट्टी देखिएगा, आपको ढूंढ के लाना है ये किसके डायरेक्टर है। कोई आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोई एक पर्टिकुलर फोर्स है जहां के वो डायरेक्टर है। इसी के साथ बेटा आपका आज का करंट अफेयर हम लोग खत्म करते हैं वैसे मेरे ख्याल से। अच्छा, सिंगल लाइनर मैंने लाया नहीं है, वो आपकी 5 न्यूज जो बैक टू बैक होती है, 5-10 न्यूज आज नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इतना सबने लिख लिया है, एक बोनस दे देते हैं। चलो एक काम करते हैं, आज कोई यूनिक चीज करते हैं।
आपको पता है, आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में आप सामने बैठते हैं, एक ना ऐसे मेरे को बहुत ही यूनिक चीज लगती है डिफेंस में जो होता है, पेपर, डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हो ना, तो आपका सिर्फ मेंटली वो नहीं चेक करते आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो वो आप ग्राउंड से चेक हो जाता है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना अच्छा है वो ग्रुप डिस्कशन में चेक हो जाता है, कि आपके अंदर अगर कोई चीज है तो आप ग्रुप डिस्कस कर पा रहे हो कि नहीं, ग्रुप में डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आप चाहोगे तो बेटा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पूरे परमिशन के साथ यहाँ एक ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाया जाए। मैं आपको एक टॉपिक देता हूं और 2 लोगों को आना है और वो टॉपिक पे डिस्कस करना है, ठीक है? 5 मिनट दिया जाएगा। वैसे तो मुझे पता है, देखो जब मैं अपने कॉलेज में था, स्कूल में था, कोई कितना भी मना ले, स्टेज में तो मैं चढ़ने से रहा। हम बोलते थे मैडम मुर्गा बन जाऊं, पहले ही पूछ लेता था, आपको जो करना है करो, पीट दो मैडम, एक काम करो, लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। लेकिन चलो ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है आपको आना है या नहीं। चलो ठीक है, एक और चीज कर लेते हैं। आज का एक बोनस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखते हैं किसको पता है। मेरे को तो पूरा यकीन है आप लोग बताओगे, हमेशा यकीन रहता है बेटा। चलो एक काम करते हैं, वार्म अप के लिए सिर्फ इतना पूछ लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछूंगा मुझे लगता है, और जिन्होंने 5 बता दिया, ठीक है, उसको बेटा आज किसी भी होटल में पार्टी, ठीक है? 5 क्वेश्चन, पूरे 5 बताना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ ले। आपको बताना है इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड। 5 के 5 बताओगे ना तो ही आपको पार्टी दूंगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। वेरी गुड बेटा, देखो कितना फूक फूक के कदम रखा है आपने, 2 आंसर बता दिया। मतलब होटल में जाने के पूरे चांसेस है आपके, ठीक है? बेटा आपका तीसरा आज का क्वेश्चन आ रहा है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन है? अरे यार इतना कठिन कठिन क्वेश्चन सब बता रहे हो आप, ठीक है? चलो मतलब आप 3 कदम पार कर चुके हो, 5वें कदम पे होटल है, ठीक है? आपका चौथा क्वेश्चन आज का है कि चलिए बता दीजिए इंडिया का बेटा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मतलब आपने पूरे के पूरे आंसर बता दिए। अब 5वां अगर ये बता दिए तो होटल तय। चलो बेटा आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है माइक्रोनेशिया का कैपिटल क्या है? माइक्रोनेशिया का कैपिटल क्या है? ये वाला क्वेश्चन बता दो, तुरंत होटल लेके जाएंगे बेटा। माइक्रोनेशिया। वल्लाह बेटा, इसके लिए तो ऑप्शन नहीं लगा बेटा, एक ही कंडीशन थी। चलो कोई बात नहीं, मतलब अगली बार एक और मौका दिया जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से करके ना। चलो एक काम करेंगे, अगली बार चाय पार्टी रखते हैं, जो लोग बताएगा विद इन द लिमिट्स, मैं जितना करंट अफेयर पढ़ाता हूं 5 क्वेश्चन बताओ तुरंत चाय पार्टी, ठीक है? अच्छे से आप लोग पढ़ो, सारा चीज करो और चाय पार्टी। और एक और चीज, अगर बेटा रिजल्ट ला लो तो धमाकेदार पार्टी। अच्छे से पढ़ो, सारा चीज करो, सारा चीज बताया जा रहा है। थोड़े समय में देखेंगे क्या कैसे करना है। करंट अफेयर का मैंने दूसरा सोर्स आपको पहले से बता के रखा है, क्या रखना है? स्पीडी। स्पीडी आपका हर महीना आता है, मैं तो बोलता हूं किसी भी पर्टिकुलर मंथ में लास्ट 1 ईयर की खरीद लो, उसको अच्छे से पढ़ो, और 3 महीने तक स्पीडी खरीदने की जरूरत नहीं है। जब वो याद हो जाएगा ना तो 3-4 महीने बाद एक और स्पीडी खरीदना। पहले से ही आपको स्पीडी लर्न है, उसमें से सिर्फ अपडेट जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो आपको करना है। या तो फिर बेटा एक और चीज कर सकते हो, किसी को अगर स्पीडी अच्छा लगता ही नहीं है, बहुत बड़ी बुक हो जाती है, डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक काम करो, इंडोलॉगस या रवि अदिति क्लासेस, या बहुत सारे ऐसे डेली वाले 15-15 मिनट का डेली का करंट अफेयर देते हैं, सिर्फ उसको देख के ना अपनी मेंटेन करो। 15 मिनट्स आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है। और अब एक बात बताना चाहूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे प्रिडिक्शन जो अपने आप वर्क कर देंगे। जब मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं तभी पता चलता है कि साला इस साल पेपर में आने क्या वाला है। तो सबसे ज्यादा अच्छे से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ते वक्त आपको पता चलता है हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चन आएगा। आपके बैंकिंग में देखना, इकोनॉमी से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो इकोनॉमी में जो भी आपका न्यूज, जो भी न्यूज में बैंक वैंक चल रहा है उसी का हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। जैसे कोई मुझे बताएगा फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बात नहीं, अच्छे से चलो ठीक है, सारा चीज करना है बेटा केरला में। आपको एक बात बता रहा हूं, इतने दिन से होमवर्क दे के रखा हूं, एक ही स्टैटिक जी के आपके मेंस में बेटा अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। बैंक की 2 चीजें याद रखो, एक है टैगलाइन और एक है उसके हेडक्वार्टर्स। कौन मुझे बताएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ है? सोच समझ के आंसर देना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर कोई अभी बोलता ऑफ आ रहा है मुंबई, बेटा वैसे तो ये बात सही है, किसी में भी ऑफ आ जाए कहां जाना है? मुंबई। किसी में भी वर्ल्ड आ जाए कहां जाना है? जेनेवा। ऑफ जैसे बैंक ऑफ इंडिया,
ऑफ आया मतलब कहां जाओगे? मुंबई। बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां जाओगे? मुंबई। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहां जाओगे? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां जाओगे? मुंबई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां जाओगे? मुंबई जाने का नहीं, ये पुणे में आने का। ठीक है बेटा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक एक्सेप्शन आ जाएगा। महाराष्ट्र है मतलब महाराष्ट्र के कैपिटल सिटी में नहीं है, वो आपका पुणे में है, यानी वो भी कैपिटल ही है देखा जाए तो, लेकिन एजुकेशनल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी शिक्षण का आपका पढ़ाई लिखाई वाला है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा महाराष्ट्र का समर कैपिटल क्या है? समर कैपिटल महाराष्ट्र का क्या है? क्या हो जाएगा? नागपुर। कौन बोला? हम बताना चाहेंगे बेटा, आप पूरी तरीके से गलत है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। नागपुर इज द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और आपका मुंबई है समर कैपिटल। कैपिटल पूछा जाए, समर कैपिटल विंटर कैपिटल अलग अलग होता है। आपको बताना है बेटा हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल क्या है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो पहली बार सुने। एक बार मेरे को आते हैं मेरे स्टूडेंट्स, मैं बोला बेटा कैपिटल से आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो वो लोग अभी भर्ती भर्ती की तैयारी कर रहे थे, आर्मी भर्ती अग्निवीर के लिए। वो पूरा कैपिटल पुर्जा पुर्जा खोल दिए थे। बोलते हैं सर कुछ भी पूछ लो, अगर हम भूल गए ना तो आपको पार्टी। मैं बोला पक्का? बोले हाँ। तुरंत आते हैं। मेरे को पता था समर कैपिटल विंटर कैपिटल एक बार की पता हो सकता है। मैंने बोला बेटा बताओ आप इधर की लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आसाम। अरे ये तो मालूम नहीं। मैं बोला बेटा आपको कौन पढ़ा रहा है? सर आप ही तो पढ़ा रहे हो, मेरे को बाद में याद है। मैं बोला हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े वैसे टफ ये यूपीएससी वगैरह में हो जाता है। आपको पता है वहां क्वेश्चन कैसे हो जाता है? लेजिस्लेटिव कैपिटल आपकी केरला की ये है। लेजिस्लेटिव कई बार आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल वैसे तो ये होता है वहां का स्टेट लेजिस्लेचर कहां पर है, ये आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल हुआ। एक होता है या लेजिस्लेटिव कैपिटल, और एक होता है आपका ज्यूडिशियल कैपिटल। जैसे ज्यूडिशियल कैपिटल ऑफ आसाम कौन बताएगा मुझे? गुवाहाटी, क्योंकि बेटा जुडिशियल मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है वहां का? गुवाहाटी में। अब जैसे अगर महाराष्ट्र का जुडिशियल कैपिटल पूछे तो मुंबई, क्योंकि मुंबई का हाई कोर्ट ही हमारे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मुंबई में। एक आखिरी क्वेश्चन, जुडिशियल कैपिटल ऑफ केरला। इट इज योर होमवर्क, त्रिवनंतपुरम में तो नहीं है। ठीक है, इट इज योर होमवर्क कि केरला का हाई कोर्ट कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, सबको अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट रहेगा कभी तो पूछिएगा। वेरी गुड बेटा। युक्ति, देवेंद्र फडणवीस, मुंबई दिल्ली आपने सब आंसर किया। मेक्सिको कनाडा यूएसए। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या था? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड। और पक्का पागे? वेरी गुड, चलो ठीक है, आपका दिन शुभ हो बेटा, धन्यवाद।